गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 क्लास को लेकर। देखिए ये जो क्लास चल रही है एमसीक्यू स्पेशल क्लास है, ठीक है। टॉपिक वाइज हम देखिए पोषण, ठीक है, पोषण का जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इसमें से हम कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है, ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 है। इसमें से मेनली जो टॉपिक पे फोकस करेंगे, आपके 38 टॉपिक दे रखा है सिलेबस में ना, तो एक ये भी है खाद्य पदार्थों का पोषण आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो इसके सारे के सारे एमसीक्यू हम 50 से 60 बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा लेंदी मतलब बोल सकते हो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आएंगे पोषण से ही आएंगे। और इसके 3-4 टॉपिक इन्होंने दे भी रखा है सिलेबस में, जैसा मैं अभी आपको सिलेबस में दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस आप बोल सकते हो जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 10 अक्टूबर को, ठीक है। भर्ती जो निकल के आई थी आपकी, ठीक है, 14 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर में बता रहा हूँ। 14 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन आया था आपका 14/10/2024 को, उसी के साथ आपका सिलेबस भी इन्होंने दे दिया था। इस सारे चीज़ों में यहाँ पे डिस्कस है, हम सिलेबस की ओर चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पोषण, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पोषण 8 नंबर से। पहला 8 नंबर पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी की आपसी संबंध। और 9th नंबर पे दिया है खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो यही मेनली फोकस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर पे और है विभिन्न आयु वर्ग के संतुलित आहार, ठीक है, 10 नंबर पे। उसके बाद और है 11 नंबर पे विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्ताल्पता, मतलब 1 2 3 4 4। एक और है 12 नंबर पे 5 वर्ष तक के बच्चों को पोषण में एनएम FHW आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मतलब 38 टॉपिक में से 5 टॉपिक केवल पोषण से ही है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है 38 टॉपिक, जिनमें से 5 टॉपिक आपके पोषण से ही हैं। तो पोषण अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके प्रश्न बनते भी हैं। और मैं थियरी जब करवा रहा था, ठीक है, पूरा थियरी में वहाँ मैंने बता के रखा है कि एक एक टॉपिक में किससे कितना प्रश्न आते हैं, हर एक चीज़ को मैं डिस्कस किया हूँ। तो आज की वीडियो में यही रहेगा, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण हम देखने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आप तैयारी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से, जो चीज़ें रहती हैं जेन्युइन बताई जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना एमसीक्यू के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आप बनाना है, ठीक है। देखिए अब लास्ट वाली वीडियो में जो हमने एमसीक्यू का वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पे आप लोगों ने बोला था कि सर मेरा नाम नहीं ऐड किए, तो अब बहुत से लोगों का नाम इस वीडियो में रहेगा, ठीक है। तो आप देखना, आप भी जिनका नाम छूट जाएगा आप कमेंट करके बताना, आपका नाम भी ऐड कर देंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है। देखिए एनम प्रीति यादव एक गांव में पोषण जागरूकता अभियान चला रही हैं। उन्होंने बताया कि देखिए ये सारे के सारे जो एमसीक्यू मैं बनाया हूँ ना, आपने जो ट्रेंडिंग बुक आप जानते हैं कौन सा आपका ट्रेंडिंग बुक है, मीनाक्षी मेसी। तो मीनाक्षी मेसी का ही मैं सारा थियरी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर लिया हूँ, ठीक है। पूरे लाइन बाय लाइन को मैंने एमसीक्यू में बदल दिया है, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, आपको बताना है पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा है कि एनम, ठीक है, कोई है जिनका नाम प्रीति यादव है, यह एक गांव में पोषण जागरूकता का अभियान चला रही हैं, ठीक है। और उसमें इन्होंने बताया कि कुछ भोज्य पदार्थ शरीर को ऊर्जा एवं उष्मा, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, शरीर को ऊर्जा एवं उष्मा प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रश्न में पूछा है क्या कि कोई एनम है, ठीक है, बहन है जिनका नाम प्रीति यादव है, ये अपने गांव में पोषण जागरूकता का अभियान चला रही हैं। इन्होंने बताया कि कुछ भोज्य पदार्थ हैं जो शरीर को ऊर्जा एवं उष्मा प्रदान करते हैं। तो यही इनमें से मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व शामिल होते हैं, कौन से, अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है क्या, सी है क्या, कार्बोहाइड्रेट और वसा है, सी है क्या। चलिए आइए पता करते हैं क्या सी है क्या। जी हाँ, सी करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अब इतना ही नहीं, अब आपको इस प्रश्न का व्याख्या भी मिलेगा।
पहले तो आपने इसमें क्या देखा, एक चीज देखिए, दो चीज यहाँ से क्लियर हुई, ठीक है। क्या क्लियर हुई कि कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है, ऊर्जा एवं उष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। ये भोज्य पदार्थ हैं जो कार्बोहाइड्रेट एवं उष्मा प्रदान करते हैं शरीर को, ठीक है। और आगे अब और भी जानकारी आपको व्याख्या में मिलेगी, ये व्याख्या है, ठीक है। व्याख्या में क्या है आप पढ़ सकते हैं, व्याख्या जरूर पढ़ना है क्योंकि व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। व्याख्या बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं, त्वरित, तुरंत ऊर्जा देते हैं, ठीक है। जबकि वसा दीर्घकालिक ऊर्जा संग्रहण में मदद करता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट धीरे से देर तक, ठीक है, मतलब धीरे से देर तक और तुरंत और जल्दी। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, तुरंत और जल्दी, मतलब ये तुरंत देगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन वसा क्या है, शरीर को ऊर्जा देर से देगा और देर तक बना रहेगा। दीर्घकालिक ऊर्जा संग्रहण में मदद करता है। शारीरिक परिश्रम करने वाले और ठंडे क्षेत्रों में रहने वालों को वसा की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों, यहाँ पे ठंडे क्षेत्रों, क्यों, क्योंकि वसा से भैया शरीर को उष्मा भी प्रदान मिलता है, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आपको इस सारे व्याख्या से बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए, एमसीक्यू रटाने का कोई मतलब नहीं है। मैं वन लाइनर एमसीक्यू लेके आता कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रो ऊर्जा और उष्मा प्रदान करता है शरीर को, तो कोई मतलब नहीं है। मेरी पूरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, आपको समझ में आए, बस यही मेरा प्रयास रहता है। बाकी मैं चाहता तो एमसीक्यू जैसे और लोग आपको पढ़ाते हैं वन लाइनर वैसे करवा सकता हूँ, लेकिन आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। भैया मेरे पास 101, ठीक है, 101 पेपर का एनालाइज है, मैंने 101 पेपर का एनालाइज किया है, ठीक है। भारत के पूरे राज्य का पेपर मैंने देखा है, किस तरीके से प्रश्न आए हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उसी के हिसाब से मैं सेटअप किया हूँ सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न अब आपको बताना है कि एनम माथुर देवी ने महिलाओं को बताया कि शरीर रक्षक भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। माथुर एनम बहन है, इन्होंने महिलाओं को बताया, ठीक है, महिलाओं को बताया कि शरीर रक्षक भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ इस श्रेणी में नहीं आता है, इस श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है, नहीं पूछा है, तो बताना है आपको कौन सा नहीं आता है। ये प्रश्न में सीधा सीधा बोल के रखा गया है कि शरीर रक्षक पदार्थ भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है या इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, बढ़ाता है। तो इनमें से कौन सा भोज्य पदार्थ है जो इस श्रेणी में नहीं आता है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल सर, ये तो हैं। दूध और दूध से बने उत्पाद, जी हाँ बिल्कुल ये भी है, ठीक है। हरी और पत्तेदार सब्जियां में क्या रहता है, आयरन रहता है, फाइबर युक्त चीज़ें रहती हैं, विटामिन रहते हैं बहुत सारे। और दूध से बने इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। मांसाहारी में भी भोजन, मांसाहारी जो आप खा रहे हैं, मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा रहती है, लेकिन चीनी उत्पाद में नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रिफाइंड चीनी उत्पाद, रिफाइंड चीनी उत्पाद, जी नहीं, यही तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। रिफाइंड चीनी उत्पाद आपका गलत हो जाएगा, जी हाँ, डी वाला करेक्ट है, रिफाइंड चीनी उत्पाद नहीं है। अब व्याख्या आप पढ़ेंगे, व्याख्या में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। व्याख्या बोला है कि शरीर रक्षक, ध्यान देना है, व्याख्या में बोला है कि शरीर रक्षक भोज्य पदार्थों में वे खाद्य पदार्थ आते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जैसे कि दूध, हरी सब्जियां, फल। और रिफाइंड चीनी ऊर्जा तो देती हैं, लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा भी गया है रिफाइंड चीनी जो है ऊर्जा तो देती है, लेकिन ऊर्जा देखिए चीनी में क्या रहता है, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं जहाँ पे, वहाँ पे ग्लूकोज तो मतलब कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जब मिलेगा तो ऊर्जा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वही चीज बोला है कि रिफाइंड चीनी ऊर्जा तो देती है, लेकिन यह शरीर की सुरक्षा प्रणाली को कोई लाभ नहीं पहुंचाती है, बल्कि अधिक मात्रा में लेने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों के दोनों अभी जो प्रश्न करवाए हैं उसका एमसीक्यू, ठीक है, ऑप्शंस और व्याख्या क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम समझेंगे कि एनम राखी अपने स्वास्थ्य केंद्र में पोषण से संबंधित, ध्यान देना है, एनम राखी अपने स्वास्थ्य केंद्र में पोषण से संबंधित कक्षा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा शरीर में किस समस्या को जन्म दे सकती है, ठीक है।
एनम राखी हैं और ये अपने स्वास्थ्य केंद्र में पोषण से संबंधित कक्षा ले रही हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रही हैं। और उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा शरीर में किस समस्या को जन्म दे सकती हैं। कक्षा मतलब किसी और को ट्रेनिंग दे रही हैं, किसी को समझा रही हैं कि भैया कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा शरीर में किस समस्या को जन्म दे सकती है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आपको किस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शंस बहुत ही आसान है, ठीक है, देखते ही आप कर लेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि भोजन के शीघ्र पाचन, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। मोटापा और पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ, ठीक है, ये हो सकता है। आगे के ऑप्शन देख सकते हैं। कैल्शियम की अधिकता, ये भी नहीं होगा। आयरन की कमी, ये भी नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और व्याख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा फैट के रूप में स्टोर हो जाती है, जिससे मोटापा और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संतुलित आहार आवश्यक है ताकि शरीर को सही अनुपात में पोषक तत्व मिले। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि एनम पूजा, ठीक है, एनम पूजा बहन है, ये ग्रामीण महिलाओं को संतुलित आहार के बारे में समझा रही थी। ठीक है, संतुलित आहार के बारे में समझा रही थी। उन्होंने बताया कि वसा शरीर के लिए आवश्यक है। वसा जो है, फैट जो है, ये हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन से कौन सी समस्या हो सकती है, वही प्रश्न है। ठीक है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पूछा था, यहाँ पे वसा की अधिक मात्रा हो जाने से बॉडी में कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है, या फिर बॉडी किस समस्या का सामना कर सकती है। ठीक है, अगर वसा की मात्रा ज़्यादा हो गई तो। ठीक है, एनम बहन पूजा है, अब इनको तो पता होगा, इनको श्वेत कुंभ मेडिकल अड्डा थियरी वाले क्लास में पढ़ा रखा है पूजा को। ठीक है, पूजा बहन को तो अब ये जो जानकारी ली है श्वेत कुंभ मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से, किसी और को समझा रही हैं, किसी और महिला को बता रही हैं कि भैया वसा की मात्रा तो जरूरी है, लेना चाहिए, लेकिन लिमिट होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया तो आपको इस बीमारी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो वो बीमारी कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप। आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, पूरा पूरा देखिए, मैं तो चाहता एक लाइन में कि बता दो वसा की अधिक मात्रा से कौन सी समस्या हो सकती है, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, देर तक आपके दिमाग में बना रहना चाहिए। इसलिए मैं इस तरीके से प्रश्न को सेट किया हूँ। ठीक है, कि पूजा नाम की एनम बहन है, ये ग्रामीण महिलाओं को संतुलित आहार के बारे में समझा रही थी। उन्होंने बताया कि वसा शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन से कौन सी समस्या हो सकती है सर, वसा की अधिक मात्रा से हृदय रोग और उच्च रक्तचाप हो सकता है। क्लियर। अब व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। देखिए पीडीएफ जो लोग फ्री दिए हैं भैया, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे हम भेज देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके सामने की व्याख्या में क्या है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। वसा की अधिकता शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। ठीक है, ध्यान देना है, अगर वसा की अधिकता वसा की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो भैया हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती हैं। उचित मात्रा में वसा का सेवन शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ध्यान देना आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की एनम काजल ने बताया कि ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। काजल ने बताया कि ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। वही प्रश्न है, पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था कि पहला प्रश्न आपको ध्यान होगा ना, मैंने बताया था कि बताइए ऊर्जा और उष्मा कौन प्रदान करता है, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या, वसा उष्मा। तो यहीं पे है ना, अगर ठंडी जलवायु में रह रहे हैं तो भैया वसा की मात्रा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। व्याख्या आपके पास है कि ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि शरीर का तापमान बैलेंस रहे। वसा धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को गर्म बनाए रखता है, जिससे ठंड से बचाव होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि एनम सीमा ने बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में मुख्य कार्य क्या है। अब एनम कोई है जिनका नाम सीमा है, ठीक है। इन्होंने बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में क्या मुख्य कार्य है। तो क्या कार्य करता है आपको पता ही है। इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। व्याख्या में लिखा गया है कि कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने दो दो प्रश्न दो चीजें यहाँ पे देखा, ठीक है। पहला तो आपने देखा कि कैल्शियम और फास्फोरस का शरीर में मुख्य कार्य क्या रहता है, ठीक है, तो हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। दूसरा आपने देखा कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो किस प्रकार की डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या रहता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम नेहा, ठीक है, ने अपने क्लिनिक में समझा रही थी। क्लिनिक या फिर आप समझ सकते हो कि अस्पताल में या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समझा रही थी कि प्रोटीन किस प्रकार शरीर को लाभ पहुंचाता है। मतलब प्रोटीन का क्या लाभ है, किस प्रकार वो आपके शरीर को लाभ पहुंचाता है। तो आपको वही बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस है, केवल वर्ड जिसमें है उसको आप काट दीजिए, ठीक है। केवल यहाँ पे है, केवल यहाँ पे है, ठीक है। हमने कैंसिल आउट कर दिया, बचा अब दो ऑप्शन है। बी ऑप्शन बोला जा रहा है कि यह कोशिकाओं को मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि में मदद करता है। सी ऑप्शन है शरीर में अतिरिक्त वसा संग्रहित करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का कार्य क्या है भैया, कोशिकाओं की मरम्मत एवं शारीरिक वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रोटीन शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है, ठीक है। जो टूटी फूटी सेल्स रहती हैं, ठीक है, जो डेड सेल रहती हैं, ठीक है, उनकी मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं को निर्माण में मदद करता है। यह शारीरिक वृद्धि और मांसपेशियों के विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कौन, प्रोटीन, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एनम रीना बच्चों को सिखा रही थी कि अनाज वर्ग में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं। एनम रीना बच्चों को सिखा रही थी कि भैया अनाज वर्ग में, ठीक है, ये सारे खाद्य पदार्थ आते हैं। तो कौन कौन से, दूध आता है क्या, दूध तो लिक्विड है, अनाज कहाँ से होगा, दूध दही पनीर, ठीक है, ये सारे तो नहीं होंगे। हरी सब्जियां, इसका नाम है ये सब्जी, तो ये भी अनाज में नहीं आएगा। मांस मछली, ये भी मांस मछली भी अनाज में नहीं आएगा। तो अनाज वर्ग में क्या क्या आता है, चावल गेहूं मक्का बाजरा, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। अनाज वर्ग में वे फसलें आती हैं जो मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होती हैं, जैसे कि गेहूं चावल मक्का और बाजरा। इन सब से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा मिलती है, ठीक है। देखिए ये इसका ऑप्शन शायद हमने नहीं लिखा है, ठीक है, डायरेक्ट उत्तर ही लिख लिया है, ठीक है। एनम नीलम ने ग्रामीण महिलाओं को बताया कि शरीर वर्धक भोज्य पदार्थ में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तो प्रोटीन कैल्शियम फास्फोरस और कुछ मात्रा में वसा, ठीक है। अब यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। शरीर वर्धक भोजन में मुख्य रूप से प्रोटीन कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एनम अर्चना ने अपने प्रशिक्षण, देखिए एक सेकंड, ये सारे कहाँ गए ऑप्शन से यार, यहाँ पे भी मैंने ऑप्शंस डायरेक्ट उत्तर ही लिख लिया हूँ यार, ये गलत हो गया, ठीक है। एनम अर्चना ने अपने प्रशिक्षण सत्र में बताया कि दूध और दूध से बने उत्पादों में कौन सा पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम और प्रोटीन, ध्यान देना है। दूध और दूध से, तो दूध और दूध से बने उत्पाद में क्या ज्यादा पाया जाता है, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे व्याख्या में लिखा है दूध और उसके उत्पाद कैल्शियम और प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनम प्रीति यादव ने एक पोषण कार्यशाला में बताया कि हरी और पीली, ध्यान देना प्रश्न बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन से भी बहुत डिफिकल्ट है। प्रोफेसर जैसा एमसीक्यू तैयार किया हूँ, ठीक है। कितना घुमाएगा एग्जामिनर, हमसे ज़्यादा तो नहीं दिमाग लगा पाएंगे वो लोग, ठीक है। देखिए लेवल मेंटेन है, लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल सारे के सारे आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, आपके बुक में जो चीज़ें हैं, ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका बदल दिया हूँ, ठीक है, लेंदी बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि समय ज़्यादा बर्बाद हो। और यार आपके एग्जाम में 2 घंटे का समय, 100 प्रश्न, वो भी थियरी, कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्न का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए मैं इस तरीके से प्रश्न को डिजाइन किया हूँ, ताकि देखिए मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन दिलवाना कैसे भी करके। किसी भी प्रकार की प्रश्न आ जाएं आपको छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। बेसिक चीजें हैं उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। तो इसका देखिए ऑप्शंस पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। एनम प्रीति यादव ने एक पोषण कार्यशाला में बताया कि हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, फॉलिक एसिड और आयरन का प्रमुख स्रोत होती हैं। इनका नियमित सेवन शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और आरबीसी का निर्माण, रक्त का निर्माण में भी सहायता करता है। इनमें से कौन सा कथन इस जानकारी के लिए सही निष्कर्ष रूप से सबसे उपयुक्त है? पहले आप देखिए, बहुत सारा प्रश्न का उत्तर तो आपने प्रश्न में ही देख लिया। पहले आपने देखा क्या कि एनम नाम की प्रीति यादव, जिनका नाम है, ठीक है, एनम है ये, एक पोषण कार्यशाला में बताया कि हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, फोलिक एसिड का, आयरन का प्रमुख स्रोत होती हैं। तो आपको याद क्या रहेगा कि विटामिन ए और फोलिक एसिड और आयरन का प्रमुख स्रोत कौन है? तो हरी, यहाँ पे हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां, ये आपको क्लियर हो गया, एक जवाब मिल गया, ठीक है। दूसरा, इनका नियमित सेवन शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और रक्त निर्माण में भी सहायता करता है, ठीक है। दो प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब इनमें से कौन सा कथन इस जानकारी के सही निष्कर्ष रूप से सबसे उपयुक्त है? अब बताइए। अब हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन से ए दिया है कि हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां शरीर के अन्य अंगों की तुलना में आंखों और त्वचा की सुरक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात तो सही है, लग रहा है, लेकिन हम बी वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। बी वाला ऑप्शन क्या है? हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां रक्त निर्माण में सहायता नहीं करती हैं। ओ, मिल गया, ठीक है। ऊपर हमने देखा है कि रक्त निर्माण में सहायता करती हैं, लेकिन ये बोला है कि नहीं करती हैं, ठीक है। और एक वर्ड और आया है, केवल लिखा है, तो वैसे भी ये कैंसिल आउट होना है, इसको गलत होना ही है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हम देखेंगे। हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, फोलिक एसिड, आयरन का स्रोत होते हुए भी शारीरिक क्रियाओं में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। हाँ, मिल गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं वर्ड लिख दिया, तो ये भी सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाला देखते हैं। हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां केवल, अब देखिए केवल आ गया, तो वैसे भी इसको कैंसिल आउट होना ही होना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से हम इस प्रश्न को, बड़े प्रश्न को बना लिया, ठीक है। ऐसे आपको भी बनाना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। हरी और पीली पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए, फोलिक एसिड, ठीक है, आयरन का प्रमुख स्रोत होती हैं। इनका सेवन रक्त निर्माण में सहायक होता है और शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, विशेषकर आंखों और त्वचा के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्न इतना बड़ा दिखाई दे रहा था हवा जैसा, बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और याद भी हो गया होगा। रटाया नहीं हो, ठीक है, समझाया हूँ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम माथुर देवी ने एक स्वास्थ्य सत्र में बताया कि दालों, ठीक है, एनम माथुर देवी ने एक स्वास्थ्य सत्र में बताया कि, देखिए ये कोई बुक में नहीं होगा, किसी बस की बात नहीं है, ऐसे प्रश्न सेट कर ले, ठीक है, बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ना तो गूगल में ही मिलेगा, क्योंकि हम अपने तरीके से डिजाइन किए हैं, इसलिए आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दिमाग लगाया है हमने, बहुत सारे राज्यों का पेपर देखा है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये केरला पीएससी का प्रश्न ऐसे केरला पीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने उसी टाइप के प्रश्न आपके लिए बना लिया हूँ, ठीक है। और आप बताना, ठीक है, प्रश्न ऐसे ही रखूँ या फिर और आसान रखूँ, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। एनम माथुर देवी ने एक स्वास्थ्य सत्र में बताया कि दालों और सेमों में, ठीक है, सेम पता ही ना, सेम की सब्जी आप जो बनाते हो, सेमों में प्रोटीन, विटामिन बी और आयरन मजबूत होते हैं, जो शरीर के ऊतकों को, टिश्यू की वृद्धि, रक्त निर्माण और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दालों के सेवन की कमी से कौन सा शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकता है? अब देखिए,
वहाँ पे प्रीति यादव ने क्या पूछा था, ठीक है, उन्होंने विटामिन ए पे फोकस किया था। प्रीति यादव ने इस वाले प्रश्न में प्रीति यादव ने विटामिन ए पे फोकस किया था कि विटामिन ए पहली बात तो मिलता कहाँ से है, हरे और पीली पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है। और उन्होंने बताया कि क्या फायदे रहते हैं, ठीक है, आयरन मिलता है, ठीक है, विटामिन ए मिलता है, उन्होंने बताया, ठीक है, प्रीति यादव ने। अब माथुर देवी उनसे ज़्यादा चीजें बता रही हैं। देखिए माथुर देवी क्या बता रही हैं, एक स्वास्थ्य सत्र में बताया कि दालों और सेमों में, इन्होंने बताया कि दाल और सेमों में प्रोटीन रहता है, विटामिन बी और आयरन मौजूद होते हैं, ठीक है, माथुर देवी ने बताया, ये नाम है, ठीक है। अब जो शरीर के टिश्यू की वृद्धि और रक्त निर्माण और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान देना है। पहला आपने क्या देखा कि दालों और सेमों में क्या रहता है, प्रोटीन और विटामिन बी और आयरन मजबूत होते हैं। दूसरा आपने देखा प्रोटीन और विटामिन बी और आयरन ये शरीर के ऊतक को वृद्धि और रक्त निर्माण और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दालों के सेवन की कमी से कौन सा शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, अब आपको ये बताना है। दालों के सेवन आप नहीं करते हो तो कौन सी शारीरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अभी आपने देखिए इसी में उत्तर मिल गया है, जो आपने पढ़ा इतना इसी में उत्तर भी है। देखिए प्रश्न में खुद माथुर देवी खुद बता रही है ना भैया कि दाल, ठीक है, और सेम से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। प्रोटीन का कार्य क्या रहता है भैया, शरीर को स्ट्रांग रखता है, मजबूत रखता है। तो दुर्बलता, जब दाल आप सेवन की कमी कम कर दोगे, दाल का सेवन कम कर दोगे तो भैया प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर आपका दुर्बल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एनएम माथुर जी ने यह भी बताया कि इसमें आयरन मौजूद होते हैं। जब दाल आप कम कर दोगे, ठीक है, तो आयरन की कमी कम हो जाएगी। जब आयरन की कमी कम हो जाएगी तो खून की कमी हो जाएगी, रक्त अल्पता, ठीक है, और थकावट तो है ही, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो प्रश्न में ही उत्तर है, बस हमको ढूंढना है कि कहाँ उत्तर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखिए व्याख्या आप समझिए, व्याख्या आप पढ़ लीजिए और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए व्याख्या में क्या पढ़ना है, दालों में प्रोटीन, विटामिन बी और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक दुर्बलता, रक्ताल्पता जिसको आप एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, और थकावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि ये तत्व शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। एनम राखी ने बताया कि, ठीक है, ध्यान देना है, एनम राखी ने बताया कि मूल और कंद वर्ग, ठीक है, ध्यान देना है, मूल और कंद वर्ग जैसे कि गाजर, आलू, शलजम, प्याज, मूली, चुकंदर में उच्च मात्रा में विटामिन और खनिज लवण होते हैं। ध्यान देना है, राखी ने बताया कि मूल कंद, अब देखिए हमने देखा जो प्रीति यादव थी उन्होंने विटामिन ए के बारे में बताया, ठीक है, और जो माथुर देवी थी इन्होंने हमको बताया दाल और सेमों के बारे में, ठीक है। अब राखी जो आई हैं ये बता रहे हैं कि मूल और कंद वर्ग जैसे गाजर, आलू, शलजम, प्याज, मूली, चुकंदर में क्या रहता है, उच्च मात्रा में विटामिन और खनिज लवण होते हैं, जो क्या करते हैं सर, अस्थियों के निर्माण और मांसपेशियों को क्रियाशीलता में सहायक होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस जानकारी का सही परिणाम होगा। अब आइए, ठीक है, इन्होंने तो और डिफिकल्ट पूछ लिया भैया, ठीक है। हालांकि प्रीति यादव और उन्होंने जो माथुर देवी उन्होंने तो सही चीजें वहां पे उत्तर भी बता दिया था, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया है। और तो आपको बताना है इससे इस जानकारी का निष्कर्ष परिणाम क्या होगा। तो आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, अब हम ऑप्शन की ओर चलेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि इन भोज्य पदार्थों का सेवन केवल मांसपेशियों, केवल आ गया है, चलिए हम आपको पहले ही बता के रखे हैं, केवल जहाँ पे आए कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। इन भोज्य पदार्थों में केवल यहाँ पे भी आ गया है, केवल काट देना है। जो भी प्रश्न में आपको ऑप्शंस में केवल आए तो समझ लेना वो गलत ही होने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग जो प्रश्न मेरे द्वारा जो प्रश्न सेट किया जाता है, ठीक है। चलिए सी वाला ऑप्शन देखेंगे, ये भोज्य पदार्थ अस्थियों और मांसपेशियों की स्वस्थ क्रियाशीलता के लिए जरूरी है और इन्हें संतुलित आहार का हिस्सा बनाना चाहिए। जी हाँ, यही तो सही बोल रहा है, ठीक है। इन भोज्य पदार्थों का सेवन अस्थियों के लिए तो लाभकारी होता है, लेकिन मांसपेशियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है, व्याख्या आप पढ़ लेना। व्याख्या में क्या लिखा है कि आलू
ठीक है। आलू, गाजर, शलजम, प्याज, मूली, चुकंदर जैसे भोज्य पदार्थ अस्थियों के निर्माण और मांसपेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होते हैं। इनमें विटामिन और खनिज लवण की प्रचुर मात्रा होती है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखिए एनम पूजा ने बताया कि फल वर्ग, ठीक है, अब पूजा आ गए हैं, इन्होंने क्या बताया, जानकारी दिया। इन्होंने ये जानकारी दिया कि फल वर्ग में जैसे कि आम हो गए, अमरूद हो गए, सेब हो गए, अनार हो गए, नाशपाती हो गए और लीची हो गए। ठीक है, ये फल वर्ग के चीज़ें हैं। ठीक है, फल वर्ग में आते हैं कौन कौन से सर, आम, अमरूद, सेब और नाशपाती और लीची। लेकिन इन्होंने बताया कि इसमें विटामिन ए और सी के मुख्य स्रोत होते हैं। मतलब ये विटामिन ए और सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं सर, फल वर्ग। फल वर्ग में कौन कौन से, आम हुआ, अमरूद हुआ, सेब हुआ, अनार हुआ, नाशपाती हुआ, लीची हुआ। विटामिन ए और सी के मुख्य स्रोत होते हैं जो क्या करते हैं सर, रक्त कोशिकाओं को मजबूत करने और त्वचा की रक्षा करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष इस जानकारी का सही परिणाम होगा। तो देखिए बहुत सारा चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर कर चुके होंगे प्रश्न में ही। हमने क्या देखा कि सर विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत, मुख्य स्रोत कौन है, आम, अमरूद, सेब, अनार, नाशपाती, लीची। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया है। और दूसरा हमने ये देखा कि इनका कार्य क्या है, ए और सी का। तो हमने देखा कि ये रक्त कोशिकाओं को मजबूत करने और त्वचा की रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो अब हमसे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस जानकारी का सही परिणाम क्या है। तो आइए हम अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे केवल वर्ड दिखाई देगा, ठीक है, वो आपको कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम चांस रहता है कि 99% यही रहता है कि गलत करता है वो ऑप्शन। ठीक है, वो पर्याप्त नहीं रहता है उत्तर देने के लिए उस प्रश्न का। तो बी वाला ऑप्शन देखिए, फल विटामिन ए और सी के स्रोत होते हुए भी शरीर में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। अरे क्यों नहीं करते हैं यार, यहाँ पे तो जो पूजा एनम है इनको पढ़ाया गया, ये तो बता रही हैं कि ये हमारे रक्त कोशिकाओं को मजबूत करते हैं और त्वचा की रक्षा करने में सहायक होते हैं, और तुम बता रहे हो कि नहीं। ठीक है, ए और सी का स्रोत है लेकिन इनका महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब सी वाला देखिए, फल रक्त कोशिकाओं और त्वचा की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। हाँ बहुत सही बात है, विशेषकर विटामिन ए और सी की अधिकता से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी बात सही बोल रहा है, यही तो सही है। लेकिन हम डी की ओर बढ़ेंगे, डी क्या बोल रहा है, केवल कट कैंसिल आउट। ठीक है, ये गलत, 3 गलत, सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, फल विटामिन ए और सी का मुख्य स्रोत होते होते हैं जो रक्त कोशिकाओं को मजबूत करते हैं और त्वचा की रक्षा करते हैं या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एनम काजल ने बताया कि दूध और दूध से बने उत्पाद में प्रोटीन, फास्फोरस, खनिज और विटामिन पाए जाते हैं जो हड्डियों के निर्माण और रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस जानकारी के आधार पर सबसे उपयुक्त है। ठीक है, केवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैंसिल आउट करिए। ठीक है, दूध और दूध से बने उत्पादों को सेवन हड्डियों और रक्त निर्माण में सहयोग नहीं करता है, नहीं बोल दिया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी वाला ऑप्शन देखिए। सी वाला पूछ रहा है, बोल रहा है कि दूध और दूध से बने उत्पादों को नियमित सेवन हड्डियों को मजबूत करता है और रक्त निर्माण में, जी हाँ यही तो सही है। बाकी डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल लिखा है। ठीक है, शायद ये रिपीटेड प्रश्न है, ऊपर हमने इसका देखा था, जिक्र किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एनम सीमा ने बताया कि मांसाहारी भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा में प्रोटीन, वसा और विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, जो शरीर के गठन, ध्यान देना है, एनम सीमा ने बताया कि मांसाहारी भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा में प्रोटीन, वसा और विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर के गठन और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस जानकारी का सही परिणाम होगा। ठीक है, तो क्या परिणाम होगा सर, इसका करेक्ट आंसर आप खुद बताना अपने से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हम जो बता रहे हैं आप मैच करना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे व्याख्या हम पढ़ सकते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है मांसाहारी भोज्य पदार्थ प्रोटीन, वसा और विटामिन का अच्छा स्रोत होते हैं जो शरीर के गठन और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। इनका सेवन शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, हर एक प्रश्न में किसी न किसी बहन का नाम है। ठीक है,
एनम नेहा ने बताया कि शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ, ध्यान देना है, एनम ने नेहा बहन ने बताया कि शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, दूध की नमी अधिक होती है, ठीक है, और ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, ठीक है। एनम नेहा ने बताया कि शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ जैसे कि भैया फल, सब्जियां, दूध, क्यों? क्योंकि इनमें नमी, ठीक है, अधिक होती है और यह जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी? वीडियो को थोड़ी देर तक स्टॉप करके आप खुद आंसर बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे लिए होंगे, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्हें वायु प्रतिरोधी पात्रों में संग्रहित करें और समय समय पर सुखाएं, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो। शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें वायु प्रतिरोधी पात्रों में संग्रहित किया जाता है और नमी को कम करने के लिए समय समय पर सुखाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम रीना ने बताया कि शीघ्र नष्ट न होने वाले, वहां पे हमने देखा शीघ्र नष्ट होने वाले और यहाँ पे शीघ्र नष्ट न होने वाले भोज्य पदार्थ जैसे कि अनाज, दालें, मसाले, ठीक है, को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक होता है। ऐसे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है, ठीक है। अब देखिए, ये शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं लेकिन इनका भंडारण बहुत ज़्यादा मात्रा में रखना होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भंडारण करने से भी हो सकता है ना, आपके पास स्टॉक ज़्यादा हो गए, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ 40 मेहमान आएंगे खाना खाने और 40 मेहमान आएंगे, 40 मेहमान आ रहे हैं भैया, एक हफ्ते रहेंगे, 7 दिन रहेंगे, ठीक है। सातों दिन हमको क्या करना है, पनीर बना के उनको खिलाना है। तो आपने क्या किया, मसाला और दालें जो भी चीज़ें हैं इकट्ठा लेके रख लिया, ठीक है। आपको पता है क्यों इकट्ठा लिया, 7 दिन आपको लग रहा है ना कि 7 दिन ये चल जाएगा। वहीं पे आप सब्जी ले लेते तो दूसरे दिन ही खराब हो जाती है क्योंकि नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है सब्जियों में। तो आपने अनाज, दाल ये लिया, आपको आइडिया था, ठीक है, आइडिया था कि अनाज और दालें शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको आइडिया था क्योंकि आपने पढ़ा है एनम में, ठीक है, कि अनाज और दालें और ये मसाले जो हैं शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं। तो आपने 7 दिन का इकट्ठा ले लिया क्योंकि मेहमान आपके घर 7 दिन रहने वाले थे। लेकिन आपने देखा कि चौथे दिन से ही ये खराब होने लगे, उसमें क्या ना फंगस वगैरह ये सारी चीज़ें लगने लगी। तो आप उसी चीज़ को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे कि भैया ये तो मैंने लिया था कि शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं लेकिन 7 दिन का स्टोर किया था, चौथे दिन ही ये फंगस इसमें लग गए। तो आप ऐसी कौन सी विधि अपनाएंगे जो ये सुरक्षित रहे, ठीक है, वही पूछा है। तो खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप खुद से ट्राई करिएगा, बाकी हम तो हैं ही उत्तर बताने के लिए। उम्मीद करते हैं आपने इस चीज़ को, ठीक है, अच्छे से पढ़ा होगा और करेक्ट आंसर भी बता दिया होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, इन खाद्य पदार्थों को नमी रहित शुष्क स्थानों पर वायुरोधी कंटेनर में संग्रहित करना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, आपके घर में बहुत बड़ा सा ड्रम जैसा बर्तन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बना रहता है निकालने के लिए, बहुत बड़ा रहता है, आपके हाइट से भी ज़्यादा ये बड़ा रहता है और इसी में अनाज डाल दिया जाता है, गेहूँ डाल दिया जाता है, चावल डाल दिया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए डाल दिया जाता है। इससे न तो चूहे खा सकते हैं, न इसमें फंगस रह सकते हैं, न इसमें नमी जा सकती है, ठीक है, इसी चीज़ को लेकर। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अनाज, दालें और मसाले जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए उन्हें सूखे स्थानों पर वायुरोधी कंटेनरों में संग्रहित करना आवश्यक होता है। नमी खाद्य पदार्थों को जल्दी खराब कर सकती है। ध्यान देना है, नमी खाद्य पदार्थ किसी भी प्रकार का हो, ये जल्दी से खराब कर सकता है, ठीक है, इसलिए इन्हें सूखे और ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न रश्मि, एनम रश्मि ने बताया कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक और आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने बताया कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित, देखिए एनम रश्मि बहन है, ठीक है, रश्मि, ठीक है, इन्होंने बताया कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक और आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य संरक्षण की एक प्राचीन लेकिन प्रभावी तकनीक मानी जाती है? इनको बहुत आइडिया है इन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी विधि है, ठीक है, जो
प्राचीन है, जो बहुत प्राचीन है, पुरानी विधि है, लेकिन प्रभावी तकनीक मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने बताया कि भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए पारंपरिक और आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी विधि खाद्य संरक्षण की एक प्राचीन लेकिन प्रभावी तकनीक मानी जाती है? अब आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर उम्मीद करते हैं आपने सोच लिया होगा, बाकी हम बता रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, घर में जो दादी वोदी लोग जब खेत से अनाज आता है, ठीक है, गेहूँ वगैरह चावल वावल आता है, ठीक है, या कोई भी चीज़ आता है, तो वो कपड़े में या फिर किसी और चीज़ें में थोड़ा सा नमक वगैरह ये सब चीज़ें डालती रहती हैं। तो प्राचीन प्राकृतिक विधि, ठीक है, प्राचीन लेकिन प्रभावी तकनीक मानी जाती है। तो अनाज और मसालों के सूखे नीम के पत्तों, ठीक है, या तो नीम के पत्ता या फिर नमक के ढेलों या फिर अन्य प्राकृतिक कीटनाशकों के साथ संग्रहित करता। बोरी में इन्होंने क्या करता है, नीम का पत्ता डाल देते हैं, देखते हैं चावल में, सब बोलते हैं कि इससे क्या होगा, कीड़ा नहीं पड़ेगा, ये चीज़ है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्राचीन विधि है, अभी भी होता है गाँवों में। ठीक है, जैसे चावल आया, ठीक है, चावल आने के बाद बोरी में पैक हुआ, तो उसमें से नीम का पत्ता रख देते हैं, बोलते हैं ये कड़वाहट रहेगा, इसकी वजह से कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये आपके यहाँ भी, ठीक है, आप गाँव से होंगे तो आपको पता होगा इस चीज़ का। ठीक है, तो वही चीज़ है, प्राचीन है लेकिन प्रभावी तकनीक की क्या मानी जाती है? अनाज और मसालों को सूखे नीम के पत्तों, नमक के ढेलों या फिर अन्य प्राकृतिक कीटनाशकों के साथ संग्रहित करना। ठीक है, व्याख्या देखिए, पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज और मसालों को सूखे नीम के पत्तों, नमक के ढेलों या फिर अन्य प्राकृतिक कीटनाशकों के साथ संग्रहित किया जाता था। यह विधि अनाज के कीटों और फफूंद से बचाने में सहायक होती है। ठीक है, अब भी किया जाता है, था नहीं, अब भी होता है। ठीक है, अब देखिए, एनम संध्या ने बताया कि भोजन की नमी मात्रा, ठीक है, एनम संध्या ने बताया कि भोजन की नमी मात्रा उसे नष्ट होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का सबसे सही निष्कर्ष प्रस्तुत करता है? आपके पास ऑप्शन है, आप खुद से ट्राई करिए। उम्मीद करते हैं आपने इसका राइट आंसर दे लिया होगा, बाकी हम बता रहे हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोजन में नमी की मात्रा कम करने से उसका भंडारण काल बढ़ जाता है और वह जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। भोजन में अधिक नमी होने पर उसमें फफूंद, बैक्टीरिया, कीट जल्दी पनप सकते हैं, जिससे भोजन शीघ्र खराब हो जाता है। इसलिए भोजन को संरक्षित करने के लिए उसकी नमी को कम करना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए कुछ टेबल हैं, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सलाहों का आहार, जैसे कि भोज्य पदार्थ, ग्राम प्रतिदिन कितना, ठीक है, बालक में कितना खाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अनाज, ठीक है, अनाज यहाँ पे लिखा है, अनाज ज्वार बाजरा प्रतिदिन 75 ग्राम बालकों में खाना चाहिए। दाल 30 ग्राम लिखा है, तेल और वसा 8 ग्राम, ठीक है, हरी पत्ते और सब्जियां 30 ग्राम, ठीक है, अनाज और सब्जियां 30 ग्राम, प्रतिदिन की बात है। ठीक है, ग्राम में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और टेबल है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, आपके बुक से ही उठाया हूँ। ठीक है, अलग से ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं कि शालेय बालकों में, ठीक है, शालेय बालकों और किशोरों के लिए मध्यम मूल पर संतुलित आहार, जैसे कि यहाँ पे अनाज, ठीक है, अनाज 7 से 9 वर्ष में कितना, तो इतना रहना चाहिए। ये आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ भेजूंगा तो वहाँ से आप पढ़ लेना, इसको क्लियर कर लेना। यहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे लड़कों को अलग दिया है, लड़कियाँ का अलग दिया है, किशोरों में। ठीक है, नेक्स्ट, और ये भी टेबल आपको ध्यान में रखना है कि पूर्व शालेय बालकों के लिए संतुलित आहार मध्यम मूल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो आईसीएमआर द्वारा दिया गया था, विशेषज्ञ दल बना था 1968 में, उसके द्वारा। ठीक है, शालेय बालक में कितना और किशोरा अवस्था में कितना, लड़कों में कितना, लड़कियों में। ठीक है, हालांकि ये चीज़ मैं थियरी में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कितना क्या चीज़ें होता है, जैसे पोषक तत्व, तो जैसे कैलोरीज की मात्रा अगर 7 से 9 वर्ष है तो 1800 चाहिए, वहीं पे 10 से 12 वर्ष का है तो 2100 चाहिए। ठीक है, और जो लड़के हुए उनको 2500 से 3000 के बीच में, लड़कियों को 2200। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप भी इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, ये भी पोषक तत्व तो यहाँ पे जो दिया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एनम प्रीति यादव ने एक सेमिनार में कहा कि भोजन में नमी की उपस्थिति शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को संरक्षण की अवधि को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रीति यादव ने एक सेमिनार में कहा भोजन में नमी की उपस्थिति शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों के संरक्षण की अवधि को प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष दिया है, 2 निष्कर्ष। अब आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, इसको आपने पढ़ा, ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ा, यहाँ पे आपको निष्कर्ष 2 दे दिया गया है, आपको ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को ठंडा रखने से उनकी नमी को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या ये बात सही है? शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को ठंडा रखने से उनकी नमी को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किए गए भोज्य पदार्थों में जीवाणु पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़ा लेंदी प्रश्न, टफ में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन, देखिए आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप टिक करेंगे। देखिए ऑप्शंस कितना सटीक दिया है। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, फिर सी वाला दिया कि दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन 2 गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन गलत है। अब बताइए कौन सा इसका आप अगर इस प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं तो आप अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट रखेंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए ये टेस्ट है, बताइए बताइए। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद इसका उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चैलेंज है। ठीक है, अगर आप इसका उत्तर दे लेते हैं तो 100% आपका जॉब पक्का है। 52 जो 5272 भर्ती है, 52-72 की भर्ती में एक सीट, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। टॉप 10 में आपकी गिनती आएगी। ठीक है, अगर आपने इसका उत्तर दे लिया, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके खूब पढ़ो, 2 दिन 3 दिन सोच समझ के उत्तर देना आप। ठीक है, ये आपके लिए टेस्ट है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देख लीजिए क्या प्रश्न है और यहाँ पे क्या कथन दिया है। ठीक है, और क्या ऑप्शन है, आपको उत्तर क्या देना है, आपको ऐसे ही देना है। ऑप्शन नंबर ए सही था। ठीक है, इस प्रश्न नंबर का नाम मैं क्या बता दूं। ठीक है, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ क्या, इसका नाम रख दे रहा हूँ सुपर। ठीक है, सुपरमैन, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ सुपरमैन। आपको उत्तर क्या देना है सर, सुपरमैन का ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ये कर देना, इस प्रश्न का नाम ही है सुपरमैन। ठीक है, तो आप बताना इसका क्या है। ऑप्शन देख लो, ए बी सी, कौन सा सही होगा। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है लेकिन कथन 2 तरीके से प्रस्तुत किया गया है, या फिर दोनों कथन गलत है। ठीक है, एक बार आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, ये चीज़ दिया है और ये चीज़, अब आप बताना है। ठीक है, अब आपको ऐसे ही सटीक सटीक प्रश्न मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं, उसका उत्तर हम नहीं बताएं, आप खुद उत्तर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम माथुर अपने प्रशिक्षण के दौरान बताती हैं कि गर्म विधि के माध्यम से, ठीक है, एनम माथुर अपने प्रशिक्षण के दौरान बताती हैं कि गर्म विधि के माध्यम से भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बनाए रखते हुए उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, एनम माथुर अपने प्रशिक्षण के दौरान बताती हैं कि गर्म विधि के माध्यम से भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बनाए रखते हुए उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, मतलब माथुर जी कह रहे हैं कि अगर जो भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, इनको हम गर्म करेंगे, ठीक है, इनको गर्म करेंगे तो उसमें जो पोषण मूल्य है, जो मात्रा है, ये बरकरार रहेगी, नष्ट नहीं होगी। और क्या रहेगा, एक फायदा ये रहेगा कि भोजन सुरक्षित भी रहेगा। तो आपको निष्कर्ष क्या कथन दिया है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक, पहले स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है कि उच्च तापमान पर गर्म करने से भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्व तो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कथन नंबर फर्स्ट है। कथन नंबर सेकंड दिया है कि गर्म विधि से जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिसमें भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। देखिए माथुर जी तो बोल दिए हैं ऑलरेडी कि भैया अगर आप गर्म कर रहे हो भोज्य पदार्थ को, ठीक है, तो भोज्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बनाए रखते हुए मतलब जो यहाँ पे पोषण चीज़ें हैं उसमें ख़त्म नहीं होगा, और उसके बजाय उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। भोजन को अधिक देर तक मतलब सुरक्षा किया जा सकता है, बैक्टीरिया फंगस ये सब चीज़ें से सुरक्षित किया जा सकता है, थोड़ा अगर ये मेथड आप अपनाते हो, गर्म विधि अपनाते हो तो। लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट बोला है कि भोजन को अगर उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित पोषक तत्व तो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक ये बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पे इसके अनुसार ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात
गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। दूसरा क्या है, कथन नंबर 2 क्या है, गर्म विधि से जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई कच्चा दूध लाते हो, ठीक है, तो उबालते क्यों हो आप, ठीक है, क्यों उबालते हो, इसीलिए ना। तो गर्म विधि से जीवाणुओं को निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। तो स्टेटमेंट जो 2 है ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कौन से कथन नंबर बी, ठीक है, निष्कर्ष नंबर बी, ठीक है, बी ऑप्शन से आपका करेक्ट है, केवल कथन 2 सही है। ये देखिए सही हुआ है। देखिए, गर्म विधि से जीवाणुओं और एंजाइमों को निष्क्रिय कर देती है। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, गर्म विधि जीवाणुओं और एंजाइमों को निष्क्रिय कर देती है, जिससे भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, लेकिन उच्च तापमान पर कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ध्यान देना मैंने क्या बोला है, कुछ हद तक सही हो सकता है, यहाँ पे लिखा भी है उच्च तापमान पर कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं, परंतु सभी नहीं होंगे। ठीक है, तो व्याख्या भी आपको पढ़ना पड़ेगा और भी चीज़ें क्लियर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम राखी ने कहा कि भारत में गेहूं सबसे प्रमुख अनाज है और इसका पोषण मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब आपके पास 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला कथन दिया कि गेहूं कैलोरी और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कथन सेकंड है कि गेहूं में मौजूद सभी विटामिन और खनिज उच्च तापमान पर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। तो कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा आप बताना। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पे दिया है। ठीक है, एनम राखी ने कहा कि भारत में गेहूं सबसे प्रमुख अनाज है, बहुत अच्छी बात है। इसका पोषण मूल्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया कि गेहूं कैलोरी और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये तो बात सही है। गेहूं में मौजूद विटामिन और खनिज उच्च तापमान पर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, क्या 2 वाला सही है। देखिए उच्च तापमान पे बोल रहा है, उच्च तापमान पे गेहूं में मौजूद सभी विटामिन और खनिज उच्च तापमान पर पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। नहीं भैया, उच्च तापमान पे अगर करेंगे तो गेहूं उबल जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आप उसको चक्की पे ले जाएंगे तो आटा बनेगा ही बनेगा नहीं। ठीक है, सतुआ बन जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला गलत है, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब भैया उच्च तापमान पे गर्म कर दोगे तो राख बन जाएगा ना, अनाज ही तो है, क्या बात कर रहे हो सर। चलिए व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, गेहूं कैलोरी और प्रोटीन एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन उच्च तापमान पर कुछ विटामिन और खनिज नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पूजा ने कहा कि चावल की बाहरी झिल्ली पोषण तत्वों से भरपूर होती है। पूजा का कहना है कि चावल की बाहरी झिल्ली पोषण तत्वों से भरपूर होती है। ठीक है, अब स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि हाथ से कटा हुआ चावल पोषण की दृष्टि से मशीन में से पॉलिश किए गए चावल से बेहतर होता है। अब सेकंड कथन है कि कम उबले हुए चावल, ठीक है, में पोषक तत्व अधिक होते हैं क्योंकि वे भंडारण के दौरान सुरक्षित रहते हैं। बात तो सही है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़िए, हाथ से कूटा हुआ, ठीक है, हाथ से कूटा हुआ चावल, ठीक है, पोषण की दृष्टि से मशीन से पॉलिश किए गए चावल से बेहतर होता है, क्योंकि भैया चावल की बाहरी झिल्ली पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये चीज बोल चुकी हैं कौन, एनम पूजा। ठीक है, एनम पूजा ये चीज बोल चुकी हैं, इनको पता है ना, इनको पढ़ाया गया है एनम में, श्वेतकुंज मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल से और अपने किताबों से इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। इनको पता है कि चावल की बाहरी झिल्ली पोषक तत्वों से भरपूर होती है। तो वही बात तो है, इससे हम दो चीज़ें तो क्लियर कर सकते हैं ना कि हाथ से कूटा हुआ चावल पोषण की दृष्टि से, ध्यान देना, पोषण की दृष्टि से मशीन से पॉलिश किए गए चावल से बेहतर होता है। और दूसरा इन्होंने बोला कि कम उबले हुए चावल में पोषक तत्व अधिक होते हैं क्योंकि वे भंडारण के दौरान सुरक्षित रहते हैं। दोनों सही है, ठीक है, दोनों यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप बिल्कुल आंख मूंद कर ऑप्शन नंबर सी की ओर जा सकते हैं। चलिए व्याख्या पढ़ सकते हैं, हाथ से कूटा चावल पोषण की दृष्टि से बेहतर होता है क्योंकि इसमें बाहरी झिल्ली बनी रहती है, वहीं कम उबले हुए चावल में विटामिन खनिज और बरकरार रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एनम रीना ने कहा कि मक्का का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। ठीक है, एनम रीना ने कहा कि मक्का का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है, जिससे यह बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ बनता है। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट है, मक्का के पोहे, ठीक है, मक्का के दलिए से अधिक पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा है कि मक्का का आटा साबुत मक्के से अधिक स्वादवर्धक होता है।
तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट सही हो जाएगा? देखिए, एनम रीना ने कहा कि मक्का का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है जिससे यह बहु उपयोगी खाद्य पदार्थ बनता है, जैसे कि मक्का का पोहा और मक्का का दलिया। तो देखिए, दोनों बात मक्का की है, यहाँ पे भी मक्का की है, तो भैया अलग से कोई चीज़ें तो है नहीं, तो कहाँ से अधिक पोषक प्रदान करते हैं भाई? ठीक है, जब बात दोनों मक्का ही मक्का है तो बराबर ही तो पोषण प्रदान करेगा। कम ज़्यादा कम ज़्यादा वाली बात सवाल आता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, मक्का का आटा साबुत मक्के से अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है। यहाँ पे भी मक्का बोला है, यहाँ पे भी मक्का बोला है, बात मक्का ही है। ठीक है, अब चाहे चीनी वैसे चबाइए, चाहे घोल सॉरी, चीनी तो देखिए, चाहे आप चीनी को पाउडर बना के खाइए, ठीक है, या फिर खड़ी चीनी चबाइए, बात तो चीनी ही है ना, चीनी ही तो खा रहे हो आप। ठीक है, चीनी ही तो चबा रहे हो ना, चाहे उसको आप खड़े ही मुंह में भर लो, चाहे उसका पाउडर बनाकर पीस कर खाइए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन गलत है। ठीक है, दोनों कथन गलत है यहाँ पे। चलिए, दोनों कथन गलत है। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। मक्का के पोहे प्रोसेसिंग के कारण कुछ पोषक तत्व खो सकते हैं। साबुत मक्का मक्के के आटे की तुलना में अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, मक्का के पोहे, अच्छा ये विपरीत बोला है। ठीक है, ध्यान देना है, ये विपरीत बोला है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही जो कंसेप्ट में बताया हूँ ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। एनम संध्या ने कहा कि अनाज में पाए जाने वाले विटामिन और खनिज शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो कथन दिया है, आपको करेक्ट अब बताना है। देखिए, 1 घंटे की क्लास होगी, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, जो बच रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत सारा MCQ है यार, आप मैंने बोला भी था कि हर एक टॉपिक से इतना MCQ बना देंगे कि आप भी सोचेंगे कि सर अब बस करिए। ठीक है, चलिए। एनम संध्या ने कहा कि अनाज में पाए जाने वाले विटामिन और खनिज शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट है। गेहूं और चावल में थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन पाए जाते हैं। ठीक है, बाजरा और रागी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। बाजरा और रागी मतलब वही सरसों। ठीक है, बाजरा और रागी सरसों वही बोलते हैं, कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। ये तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। देखिए, आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपसे शुरू शुरू से ये पढ़ना है। एनम संध्या ने कहा कि अनाज में पाए जाने वाले विटामिन और खनिज, ध्यान देना, विटामिन और खनिज शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। तो कथन फर्स्ट दिया है कि गेहूं और चावल में थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। बाजरा और रागी कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं, जी हाँ, ये भी सही होगा। ठीक है, गलत मैंने बोल दिया था क्या? ठीक है, ये भी कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन आपके सही हैं। क्या दोनों कथन सही हैं? क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्या? आइए चेक करते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है, गेहूं और चावल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन होते हैं और बाजरा तथा रागी कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एनम माधुरी ने कहा कि परंपरागत अनाजों की तुलना में आधुनिक प्रोसेस्ड अनाज स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी होते हैं। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट दिया है। 2 स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग के दौरान अनाज में कुछ आवश्यक पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेस अनाज में अधिक पोषण होता है क्योंकि वे अधिक समय तक संरक्षित रहते हैं। देखिए, इसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो भैया ऑप्शन नंबर ये आपका कथन नंबर 2 गलत है, बाकी ये सही है। ठीक है, यहाँ पे आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, अभी बहुत सारा। ठीक है, हम इतना ही स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट हम अगले पार्ट में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।